बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नादरीन, इन दिनों इंडिया के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो रहा है और ये एक रीजनल ग्रुपिंग है। सेंट्रल एशियंस हैं, इसके अंदर रशियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, ये सारे हैं। लेकिन इस साल जो इजलास हो रहा है ये मुझे कहना पड़ेगा कि शायद जो SCO की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा फेल्ड इजलास हुए हैं उनमें से एक है। इसके अंदर अभी तक मुझे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आया, कोई बड़ा ऐलान रीजन की वेलफेयर के हवाले से नज़र नहीं आया। इसको ज़्यादा इंडिया ने असल में पॉलिटिकल मकासद के लिए यूज़ किया है। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने बड़बड़ की है वहाँ पर और चाइनीज़ के खिलाफ की है। कोई रीजन की बेहतरी के हवाले से नज़र नहीं आई हमें यहाँ पर अभी तक चीज़। लेकिन जो लास्ट ईयर SCO का इजलास हुआ था ना, उसके अंदर रीजन की बेहतरी के हवाले से हमें एक बड़ा डिसीजन होता हुआ नज़र आया और वो ये डिसीजन हुआ था कि SCO के जो मेंबर मुल्क हैं, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चाइना, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे जो सेंट्रल एशियंस हैं, इन्होंने एग्री किया कि जो म्यूचुअल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उसमें लोकल करेंसीज़ को ज़्यादा तरजीह दी जाए, यानी अपनी जो करेंसीज़ हैं डॉलर की बजाय उस पर तरजीह दी जाए। क्योंकि रशिया और चाइना के ऊपर जो अमेरिका के सैंक्शंस लगे हुए हैं, इन सैंक्शंस की वजह से अननेसेसरीली डॉलर की डिमांड बढ़ी हुई है और डॉलर महंगा हो रहा है ग्लोबली। और डॉलर के महंगे होने की वजह से डॉलर के जो रिजर्व्स हैं बाकी के जो मेंबर ममालिक, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो या रीजन के दूसरे मुल्क जो कि SCO के मेंबर नहीं है इवन, उनके भी डॉलर के रिजर्व्स तेजी के साथ श्रिंक हो रहे हैं। मैं आपको बांग्लादेश का वैसे मिसाल दे दूं, 48 बिलियन डॉलर्स थे इनके रिजर्व्स अभी 1-2 साल पहले तक, और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो कोई 32-33 बिलियन डॉलर्स, इतने ज़्यादा नीचे गिरे हैं। ये असल में इसी वजह से गिरे हैं कि अननेसेसरली डॉलर की जो डिमांड है वो दुनिया में बढ़ी हुई है, बिकॉज रशिया और चाइना के ऊपर अमेरिका के बहुत सारे सैंक्शंस हैं। ये सैंक्शंस अगर लिफ्ट होंगे तो डॉलर की जो वैल्यू है ये यकीनी तौर पर आलमी मार्केट में कम होगी। तो उस गुज़िश्ता साल वाले SCO इजलास में ये फैसला किया गया था कि म्यूचुअल जो हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनमें अगर हम अपनी करेंसीज यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, डॉलर के ऊपर से रिलायंस कम करें। तो डी-डॉलराइजेशन वाला जो फेज है उसमें थोड़ी सी तेज़ी हमें इस रीजन के अंदर नज़र आई। अच्छा, बांग्लादेश SCO का मेंबर नहीं है, लेकिन क्या बांग्लादेश को SCO के मेंबर बनने से कोई फ़ायदा होगा इस वक्त? मेरा नहीं ख्याल। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं बांग्लादेश SCO में क्यों नहीं है। भाई इसलिए नहीं है, ये जो मैं अक्सर सेंट्रल एशिया और बांग्लादेश की टाइज पे बात करता रहता हूँ, ये क्यों करता रहता हूँ? असल में सेंट्रल एशिया वो रीजन है जिसको 1971 से लेके बांग्लादेश ने इग्नोर किया हुआ है और ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक रही है बांग्लादेश की। उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने इग्नोर इस वजह से किया है कि कनेक्टिविटी नहीं थी उनके पास। वो पाकिस्तान के साथ अवामी लीग वाले अच्छे ताल्लुकात रखना नहीं चाहते थे और उनकी जो सारी की सारी पॉलिटिक्स थी, जैसे BJP की पॉलिटिक्स एंटी पाकिस्तान थी, तो अवामी लीग की भी शुरू से लेकर पॉलिटिक्स एंटी पाकिस्तान थी। ये तो अब चाइना और बराए थोड़ा सा रीजनल जो सिनारियो ऐसा बन गया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान बाय डिफॉल्ट एक कैंप में पहुंचे हुए हैं। इस वजह से थोड़ा जो बयानात हैं वो आपको कम सुनने को मिलते हैं, वरना पास्ट में अगर आप देखें तो काफ़ी अवामी लीग की और पाकिस्तान की जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा आपस में दोनों के ख़राब रहे हैं। लेकिन अगर ये बेहतर होते ना तो बांग्लादेश को कनेक्टिविटी मिली हुई होती यहाँ तक पहुँचने के लिए और इनका सिग्निफिकेंट ट्रेड होता। अभी जो ट्रेड है वो बहुत थोड़ा है, बहुत बड़ी मार्केट है सेंट्रल एशिया की, लेकिन बांग्लादेश का ट्रेड बहुत थोड़ा है वहाँ तक। तो SCO में एक बड़ा ब्लॉक इन मुल्कों का है, तो बांग्लादेश अगर SCO में आता भी है तो उनको कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि इस ब्लॉक के साथ उनका ट्रेड ना होने के बराबर है। चाइना के साथ तो उनका बायलैटरल ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है और इंडिया के साथ, तो उनकी वजह से SCO में शामिल होना ना होना कोई इससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। तो SCO के अंदर शामिल होने से पहले सेंट्रल एशिया में बांग्लादेश को अपना जो ट्रेड इंटरेस्ट है ना वो बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि SCO वालों ने ये जो फैसला किया ना कि हमें डॉलर की बजाय लोकल करेंसीज पे रिलाय करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी अगर बांग्लादेश SCO का बिलफर्ज मेंबर होता भी ना तो उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा इससे। पता है क्यों? इनकी जो रिलायंस है ना डॉलर के ऊपर वो बाकियों से ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ज़्यादातर LCs खुल रही होती हैं वो यूरोप और अमेरिका के लिए खुल रही होती हैं, ज़्यादातर LCs उनके लिए खुल रही होती हैं। अब ये जो हाल में बांग्लादेश ने युआन में रशिया को पेमेंट करने का उन्होंने फैसला किया है, इससे भी बांग्लादेश की जो डॉलर पर डिपेंडेंस है ना, ये पता है ये कम क्यों नहीं होगी इतनी? इस वजह से नहीं होगी क्योंकि युआन में अगर ट्रेड करना भी चाहे बांग्लादेश तो उसको युआन का रिजर्व अपने पास रखने पड़ेंगे ना।
सबसे पहली बात तो ये है, युआन के रिजर्व्स होने चाहिए ना, जैसे डॉलर के रिजर्व्स हैं तो आप दुनिया से ट्रेड कर रहे हैं ना। युआन के आपके पास रिजर्व्स कहाँ से आते हैं? आपके रिजर्व्स युआन के आते हैं असल में चाइना के साथ आपकी जो ट्रेड होती है, एक्सपोर्ट जो होती है, वहाँ से आपके पास युआन के रिजर्व्स आते हैं। तो चाइना के साथ जो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट है वो तो बहुत कम है, मेनली तो वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं। इसका मतलब है देते ज़्यादा है उनको डॉलर और वहाँ से डॉलर कम आते हैं। इसको कन्वर्ट करेंगे अगर आप युआन के अंदर ट्रेड करना, तो इतने युआन तो है ही नहीं बांग्लादेश के पास कि वो चाइना को पे करें। और वहाँ से भी जो एक्सपोर्ट होती है वो इतनी ज़्यादा तो होती नहीं कि बांग्लादेश अपनी एक्सपोर्ट को फाइनेंस कर सके ग्लोबल लेवल पर युआन को यूज़ करते हुए। तो ये मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं है कि डॉलर को डिच करें और युआन को और बाकी करेंसीज को बांग्लादेश इतना जल्दी यूज़ करना शुरू करें। उनको पहले अपना जो स्ट्रीम है ना, युआन के फ्लो की स्ट्रीम बांग्लादेश के अंदर जो आ रही है उसको तगड़ा करना पड़ेगा, इसको ज़रा बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट जो उनकी युआन में है पहले उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप देखें इंडिया के साथ जो बांग्लादेश का ट्रेड हो रहा होता है, अब बांग्लादेश और इंडिया अगर टका और रुपये में ट्रेड करेंगे तो अगेन बांग्लादेश का जो इंडिया को एक्सपोर्ट होता है बहुत ही कम होता है। इंडिया से जो वो इंपोर्ट करते हैं वो उससे 5-6 गुना 10 गुना ज़्यादा होती है, कभी कभी तो इतनी ज़्यादा इंपोर्ट हो रही थी। मैं दोनों की मिला के बात करता हूँ, जो फॉर्मल इकोनॉमी है और इनफॉर्मल इकोनॉमी है, दोनों को मिला के मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ से इंडिया से जो पैसे आते हैं ना वो बहुत कम आते हैं, इंडिया को बांग्लादेश से पैसे जाते बहुत हैं। तो अगर आप टका और रुपये की करेंगे ट्रेड तो उससे इंडिया को तो फ़ायदा होगा लेकिन बांग्लादेश को फ़ायदा होगा नहीं उतना ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से रुपये वो कम ले रहे होंगे, टका वो ज़्यादा दे रहे होंगे। इंडिया के पास टका के अंबार लग जाएंगे और इंडिया वो टका किसी दूसरे मुल्क के साथ ट्रेडिंग में तो यूज़ नहीं कर पाएगा ना, वो तो बांग्लादेश के साथ ही टका यूज़ कर रहा होगा। तो वहाँ पर भी जब तक ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इतना ज़्यादा गैप है तब तक बांग्लादेश रुपये टका पे ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकता। ये थोड़े थोड़े कहते हैं ना एनर्जी बूस्टर ज़रूर हैं शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़ा सा आपने कुछ सहारा दे दिया डॉलर के रिजर्व्स को, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी बांग्लादेश को, खास तौर पर चाइना की तरफ उनको बढ़ानी पड़ेगी। जब तक ये नहीं होता बांग्लादेश की जो रिलायंस है डॉलर के ऊपर से वो ख़त्म नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती, वो डॉलर के ऊपर ही इफेक्टिवली रिलाय करते रहेंगे। आप यकीनी तौर पर सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश की और पाकिस्तान की इकोनॉमी तकरीबन एक जैसी है, ये भी वेस्टर्न मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो ये कैसे अल्टरनेट करेंसीज की बात कर रहे हैं। देखें पाकिस्तान इस पर थोड़ा सा कंसिडर कर सकता है। इसकी वजह यह है कि चाइना की तरफ पाकिस्तान की ठीक ठाक एक्सपोर्ट हो रही होती है। चाइना वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशंस हैं पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट के हवाले से। पाकिस्तान की गुड्स की बड़ी मार्केट चाइना के अंदर भी मौजूद है, इंपोर्ट भी कर रहा होता है बड़ी तादाद में, लेकिन एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान यूँ समझे कि टॉप के जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की डेस्टिनेशंस हैं उनमें चाइना आता है। तो वहाँ पर पाकिस्तान जो है उसको फ़ायदा हो सकता है लोकल करेंसीज के हवाले से, वो युआन जो है ज़्यादा अपने पास जो है एक्सपोर्ट के मध्य में हासिल कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको रिसेंट डेटा दिखा देता हूँ। 2 दिन पहले पाकिस्तान का बड़ा अखबार है द नेशन, उसके अंदर ये रिपोर्ट छपी है कि यूएस, चाइना, यूके रिमेन टॉप 3 डेस्टिनेशंस ऑफ पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स। और इसमें वो कह रहे हैं अच्छा ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जब से आई है पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन हुई है, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। तो अभी की जो फिगर्स हैं वो मैं रियलिस्टिक कंसीडर नहीं कर रहा, ये मैन मेड क्राइसिस की वजह से डिक्लाइन आया हुआ है और ये डिक्लाइन ख़त्म हो सकता है जब स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लेकिन उसके बावजूद ज़रा आपको फिगर्स दिखा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर चाइना कितना इंपॉर्टेंट पार्टनर समझा जाता है। कहते हैं टोटल एक्सपोर्ट्स टू दी यूनाइटेड स्टेट्स during July-March 2022-2023 were recorded at $4,525.6 million as opposed to the exports of $5,000.7 million during July-March 2021-22, showing a decline of 9.5% according to the State Bank of Pakistan. This was followed by China. अब अमेरिका के बाद सेकंड नंबर पर अगर आप देखें चाइना आता है, wherein Pakistan exported goods worth $1,524.7 million compared to the export of $2,126.8 million last year. तो चाइना के साथ भी जो एक्सपोर्ट होती है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन, 28% डिक्लाइन आया इस सरकार के आने के बाद। ये तो भानमती का कुंभा बैठ गया वहाँ पे पाकिस्तान में। लेकिन नेवरदलेस सब उस पर पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको ये दिखाना था कि चाइना जो है इट इज़ वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस फॉर पाकिस्तान, तो वो युआन पे रिलाय कर सकते हैं। बांग्लादेश की जो सूरत हाल है वो ये है कि वो चाइना की हद तक तो युआन पे रिलाय कर सकते हैं और रशिया की हद तक,
लेकिन इससे आगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। पाकिस्तान चूंकि एससीओ का मेंबर है और एससीओ के तमाम मुल्कों ने युआन एक्सेप्ट करना और लोकल करेंसीज एक्सेप्ट करने पे उनकी बातचीत हो रही है और एग्री भी हुए हैं सारे, उनके लिए डिफरेंट सिनारियो है। बांग्लादेश के लिए इस वक्त डॉलर से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल है।